तो अभी तक हम लोगों ने बात करके रखी हुई थी कि यार अगर कोई प्लेन सरफेस होगी तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, TIR क्या हो सकता है, अपरेंट डेप्थ क्या हो सकती है। चलिए इस लाइन में आगे बढ़ते हैं और प्लेन सरफेसेस से मिलकर बनता है एक प्रिज्म। उस प्रिज्म के बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्रिज्म। यार प्रिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रिज्म हमारे पास, वो लैब में देखा होगा ना, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं ऐसी और 2 ऊपर ट्रायंगुलर बनती हैं। वो जब टीचर ने बोला था यहां पर 2 पिन लगाओ, यहां पर 2 पिन लगाओ, यहां से देखो एक आंख बंद करके वो सारी की सारी एक लाइन में दिखनी चाहिए, तो वो 2 पिन्स निकालते हो। हाँ, जिसमें तुम जुगाड़ लगा लेते हो और जुगाड़ से एक डायग्राम बनाकर टीचर से अप्रूवल ले लेते हो, सर मेरा सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। वैसे इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर आप इंटेलिजेंस के साथ चलेंगे, करके भी देखो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टीचर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर लेने हैं तो उसमें जुगाड़ भी काम कर जाती है। खैर, उसी प्रिज्म के अगर हम देखें तो जब हम सामने से देखते हैं वो प्रिज्म तो हमें एक ट्रायंगल दिखता है, और यहां पर जब हम बनाएंगे उस प्रिज्म को तो हम उसको ट्रायंगुलर ही बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास वो प्रिज्म कैसा दिखता है। तो देखो ये जो प्रिज्म है हमारे पास, ये प्रिज्म एक्चुअली में एक ट्रायंगुलर है, ठीक है। वैसे साइड से इसके पास ऐसी वॉल्स होंगी, बट मैं इसको निकाल के बना नहीं सकता ना यहां पर। वैसे 3D बनाता तो और मजा आता तुमको, बट हां ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म को देखें तो इस प्रिज्म में हमारे पास यहां पर एक इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। प्रिज्म के अंदर आप जब देखो, आप जा रहे हो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। जब आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगे। तो पहले नॉर्मल भी तो पता चले। तो यार देखो यहां पर ये हो गया अपने पास एक नॉर्मल, ये येलो कलर की डैश लाइन है, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल। M से N तक वाली जो लाइन है वो हो गया नॉर्मल। क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रे जो जा रही थी बिल्कुल इस तरह से सीधी जा रही थी, बट अब वो रे हो जाएगी थोड़ी सी बैंड नॉर्मल की तरफ, ठीक। और जैसे ही वो ब्लैक कलर की लाइन को देखते रहना गौर से, जैसे ही वो नॉर्मल की तरफ आएगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ गई। अब वो जाने वाली है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। बिल्कुल 0 लेवल पर पढ़ाऊंगा ताकि जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाए, और 10 से 12 मिनट में प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन खत्म करेंगे। और कुछ इस तरह से करेंगे कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वो बिल्कुल ही नए अंदाज में तुमको समझाऊंगा कि तुमको सब कुछ एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो जब ये आ चुकी है किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। अब इसको बाहर निकलना है फिर से। ये जो सरफेस है हमारे पास XZ, इस सरफेस पर, ये वाली सरफेस, इस सरफेस पर ये बना दिया मैंने नॉर्मल, और इस नॉर्मल से अवे होगी क्योंकि अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये रे हो गई बाहर, ठीक है। अब बाबा जी आपने जो ये बात समझाई, ये बात समझ में तो आ गई, मगर यार इतना सोचना पड़ेगा क्या? मतलब इतनी मेहनत अगर हमें करनी है तो अगर हम आपसे पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो यार एक बूटी दे देता हूं यहां पर काम की, और वो बात ये है कि अपन को प्रिज्म में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब प्रिज्म में जो 2 सरफेसेस होती हैं, जहां रे इंसिडेंट होती है और जहां से रे बाहर निकलती है, उन्हें बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उन दोनों के बीच के एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद जो सामने वाली साइड होती है, ये जो YZ सरफेस है, इस YZ को हम कहते हैं बेस, ठीक है। प्रिज्म में कुछ करो ना करो, जो रे आ रही है वो कंटिन्यूअसली बेस की तरफ बेंड करते जाओ, बस काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म। देखो ये आ रही है तुम्हारे पास रे, ठीक, फिर ये बेस की तरफ बेंड हुई, फिर फाइनली ये निकलते टाइम बेस की तरफ बेंड हुई। तो मुझे क्या याद रखना है कि प्रिज्म में जो रे है वो बेस की तरफ बेंड होने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं रे विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। बेस मतलब वो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म से सामने वाली साइड, जहां से रे निकल नहीं रही है, यहां से आई, यहां से निकली, ये बन गया मेरे पास बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में, मगर तुम्हें पता है कि बिना बूटी दिए बाबा जी आगे बढ़ने वाले नहीं है, तो इस डेरिवेशन के लिए भी चलते हैं अपन बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है।
जानते हो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर में तो पापा की बात होगी ही होगी। शुरुआत करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ के साथ। सबसे पहला काम होगा तुम्हारा स्नेल्स लॉ, कुछ नहीं आता, पेपर में फंस चुका हूं, दिमाग खराब हो चुका है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या कर दूं, वहां स्नेल्स लॉ लगा दो। तो सबसे पहली स्टेप होगी अप्लाई स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ तुमने लगा दिया। अब स्नेल्स लॉ लगाने के बाद अब क्या करोगे? स्नेल्स लॉ लगाने के बाद देखो, हम लोगों को ड्राइव करना है प्रिज्म फॉर्मूला। दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, हमको यह पता होना चाहिए कि आतंकवादी कहां से घुस रहे हैं, तभी तो उस टनल को अपन ब्लास्ट करके उड़ाएंगे और या फिर वहीं से जाकर मार मार के आएंगे सालों को। छोड़ना तो है ही नहीं, वैसे भी अपन अब छोड़ते कहां हैं, अपन तो अंदर घुस के भी मार के आते हैं। तो वैसे ही यहां पर अब हमें यह देखना है कि यार ये जो हमारे पास बन रहे हैं, जो हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है, वो किसके बीच में रिलेशन है? वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, उसमें भी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। तो मुझे म्यू का फॉर्मूला निकालना है ए और डेल्टा के टर्म्स में, डिविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्मूले के टर्म्स में। तो अब क्या करूं? तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो भाई स्नेल्स लॉ से तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा म्यू आई और आर में। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें आई और आर को निकाल कर लाना है एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन के टर्म्स में। तो उसके लिए तुम्हें लेने पड़ेंगे ऐसे ट्राइंगल्स और एक क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा, ताकि तुम ए आई आर और ई या डेल्टा इनको रिलेट कर सको। और एक बार रिलेट हो गए उसके बाद मिनिमम एंगल की कंडीशन जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं वो लगा देंगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तुमको लगता होगा बाबा जी बूटी में ज्यादा टाइम लेते हैं, अगर बूटी समझ आ गई तो डेरिवेशन हलवा है हलवा। देखो कैसे, चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब मुझे करना क्या है। तो ये मेरे पास है ट्राइंगल, ठीक है, मतलब कि मेरा प्रिज्म। अब इस प्रिज्म को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर मेरे पास जो दो सरफेसेस हैं, वो सरफेसेस में से मैं इस सरफेस को प्रिफर कर रहा हूं एक्स वाई को। तो एक्स वाई सरफेस पर मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा मेरे पास R1। तो मैंने एक्स वाई सरफेस पर लगा दिया स्नेल्स लॉ। जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाया मेरे पास आ गया 1 and 2, क्योंकि मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूं, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, तो ये हो जाएगा 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहा था मैंने तुमसे? आई और R1 को ढूंढो। तो आ जाओ वापस ट्राइंगल में। अब जैसे ही अपने प्रिज्म के डेरिवेशन डायग्राम में अपन वापस आए, मुझे अब चाहिए आई R1 R2 डेल्टा और ए में रिलेशन। तो तुम गौर से देखो, ये रे जा रही थी सीधी, जा रही थी कि नहीं, और अब ये रे जा रही है इस तरफ। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है, दिस एंगल इज डेल्टा। भाई जा रही थी ऐसी, चली गई ऐसी, तो ये जो डिविएट हुई जिस एंगल से, उस एंगल को तुम क्या कहने वाले हो? उस एंगल को तुम कहने वाले हो एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन के साथ तुम्हें एक जुगाड़ लगानी है ट्राइंगल की। तो देखो यार, मुझे तो दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है वो एंगल? ये देखो, ये वाला छोटा सा पिद्दू सा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को देखो तो MOP, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें एक्सटर्नल वाला एंगल ये है एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है? डेल्टा। इंटीरियर एंगल्स क्या बन रहे हैं? तो गौर से देखो, ये पूरा एंगल जो है, अगर मैं यहां पर ये जो पूरा एंगल मैंने बनाया है वो आई है, आई के जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट। ये जो छोटा सा एंगल है ये है मेरे पास R1। तो अगर मैं देखूं तो आई में से R1 चला गया तो ये वाला एंगल आ गया, वो दूसरा उस ट्राइंगल का एंगल I माइनस R1। इसी तरह से ये पूरा एंगल होगा E, देखो अभी, और ये वाला एंगल हो जाएगा R2। अब E में से अगर R2 चला गया तो बचा क्या? E माइनस R2। अब अगर अपन इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में अपने पास, अपन को पता है एक्सटीरियर, अपन को पता है दोनों इंटीरियर। तो अगर अपन देखें, एक्सटीरियर थ्योरम क्या बोलती थी? या तो तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम 180 कर देना, या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है? जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, जिसको इसमें भी दिक्कत है, वो ये देख लो। अगर ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स पता है तुम्हें, और ये वाला एंगल कहलाता है एक्सटीरियर। तो यहां पर एक्सटीरियर कौन है? यहां पर एक्सटीरियर है तुम्हारे पास डेल्टा, और इंटीरियर क्या है? इंटीरियर एंगल्स है तुम्हारे पास I माइनस R1 और E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। लगा दी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो,
ई को प्लस वालों को अलग कर दो, माइनस वालों को अलग कर दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। रिलेशन आ चुका है आई, आर और डेल्टा के बीच में, मगर एक इक्वेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब मुझे किसको पिक्चर में लाना है? मुझे पिक्चर में लेकर आना है एंगल ऑफ प्रिज्म को। तो चलो वापस चलते हैं। तो अब वापस आ गए इस डायग्राम पर। अब मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म देखना है। तो यार ये देखो, ये है ना तुम्हारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। अब तुम्हें लेना पड़ेगा एक क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। अगर तुम ये क्वाड्रिलेटरल लेते हो, मैंने कहा था ना 2 ट्राइंगल 1 क्वाड्रिलेटरल, काम खत्म। एक ट्राइंगल ले चुके हो डेल्टा का, अब क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा ए के लिए। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बीच में अगर मैं कुछ लेता हूं एंगल, अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया कुछ, तो मुझे एंगल वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया। अब गौर से देखो जरा तुम, ये ऊपर वाला एंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ऊपर वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये हो गया ए, ठीक है। यहां पर ये नॉर्मल के साथ जब तुम देखोगे एंगल, तो वो नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल है, कितना होता है? तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल है। और ये वाला एंगल तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुमने उसको नाम क्या दे दिया? एंगल MNO, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 एंगल्स हो गए, ए, फिर 90 नॉर्मल वाला सेकंड जो एम पर बन रहा है, फिर एंगल MNO, फिर अगेन एक और नॉर्मल वाला 90। इन चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। लिख देते हैं भाई, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल MNOX A प्लस 90 प्लस MNO प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो MNO की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 प्लस 90 180 हो गया, उधर चला गया, 360 से माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा MNO इज इक्वल टू 180 माइनस A। फिर प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म नहीं होती साहब। MNO तो मुझे पता ही नहीं है, अब क्या करूं? तो मैंने कहा था ना एक और ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जिससे MNO निकल कर आएगा। चलिए बढ़ते हैं उस ट्राइंगल की तरफ। तो देखो भाई, ये है वो ट्राइंगल, दिख गया क्या है वो ट्राइंगल? इसमें एक एंगल है R1, एक एंगल है R2 और एक एंगल है MNO। अब R1 R2 के बारे में मैं थोड़ा जानता हूं और एंगल MNO मुझे निकालना है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लगा दो इन ट्राइंगल MNO। अपन MNO ट्राइंगल में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अपने पास एक एंगल है R1, दूसरा है MNO, तीसरा है R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल MNO की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस R1 प्लस R2। अब एक इक्वेशन MNO की ये है, दूसरी इक्वेशन MNO में ये है। तो क्या करोगे तुम? तुम्हें MNO को हटाना है, तो क्या करोगे तुम? उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे या फिर इक्वेट कर दोगे। ज्यादा अच्छा इक्वेट कर दो, ऐड तो करना ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? एंगल MNO को आपस में इक्वेट कर देंगे। जैसे ही इक्वेट करोगे आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 से 180 कैंसिल, A इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2। जैसे ही आपके पास A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया, ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई थी हमने, इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ चुकी है? A। तो तुम जैसे यहां रखोगे R1 प्लस R2 की जगह आ जाएगा A। सो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया I प्लस ई माइनस A। बाबा जी आपने कहा था डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, भाई साहब मैं भी बोल रहा हूं डेरिवेशन खत्म हो गया है। अब बस थर्ड स्टेप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बची है, क्योंकि जो दो इक्वेशंस आ रही हैं 5 और 6, डेल्टा I, E और A में रिलेशन है, और एक हमारे पास है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रॉब्लम ये है R2 भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है E भी नहीं चाहिए। तो अब मैं तुमको लेकर चल रहा हूं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कंडीशन में, और वहां से तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह डेरिवेशन आगे कैसे बढ़ने वाला है। वही सबसे ट्रिकी पार्ट है इस पूरे के पूरे वीडियो का, इस पूरे डेरिवेशन का। देखो भाई, ये मेरे पास है कुछ प्रिज्म, ठीक है। अब पहले वाले कंडीशन में नॉर्मल इंसिडेंस है। जब नॉर्मल इंसिडेंस है तो जो एंगल आएगा अंदर, ये नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, ये बहुत बड़ा होगा। तो पता है क्या होता है? वहां पर हो जाता है TIR। तो ये इधर से बाहर नहीं निकलती, फिर ये रे जो है ये यहां से ऐसी बैंड हो जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरी हाई, ठीक है।
अब मैंने इस रे को थोड़ा सा बेंड कर दिया। जब मैंने इसको बेंड किया तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये। तो अब आप गौर से देखो, जब यहां से आप यहां गए हो तो एंगल ऑफ डिविएशन थोड़ा सा कम हुआ है। फिर मैंने इस रे को और बेंड कर दिया। जब मैंने इस रे को और बेंड कर दिया तो ये कंडीशन आ गई है कि ये वाली जो सेंट्रल वाली रे है, गौर से देखो, सेंट्रल वाली रे, ये रे इस बेस के, ये जो बेस है मेरे पास, इस बेस के पैरेलल हो गई है। और उस केस में साइंटिस्टों ने ये देखा कि ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये सबसे कम है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के टाइम पर जो सेंट्रल, जो बीच में से प्रिज्म के जा रही है ना रे, वो रे क्या होने वाली है, वो रे हो जाएगी बेस के पैरेलल। अब आ जाओ जरा जल्दी से आगे। फिर तुमने इसको और बेंड कर दिया, क्योंकि हम लोग मानने वालों में से तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। तो फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो मिनिमम एंगल, पहले क्या था, डेल्टा हाई, फिर क्या हुआ, डेल्टा मिनिमम, और फिर से डेल्टा बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप आई बढ़ाते चले जाओ, डेल्टा फिर से बढ़ता चला जा रहा है, अगेन डेल्टा हाई। सो डेल्टा क्या हो रहा है, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इनिशियली क्या था आपके पास, ज्यादा, फिर क्या हुआ, आपने आई बढ़ाते गए तो क्या हो गया, कम हो गया, मिनिमम हो गया। आपने फिर आई बढ़ाया तो डेल्टा फिर बढ़ने लगा। तो ये आपके पास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाइकी का साइन है भाई, ध्यान रखना। एक और बात यहां पर मेरे दिमाग में आई, वो भी मैं तुमसे यहां पर शेयर करता हूं, और वो ये है कि अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो हर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल हैं। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। सो हर एंगल ऑफ डिविएशन के लिए, जैसे इसको डेल्टा 1 बोलते हैं, डेल्टा 1 के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। दो जगह कट कर रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले एक्सेस को। और अगर आप देखें यहां पर, तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के केस में आपके पास सिर्फ एक ही जगह पर जा रहा है, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। अब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के टाइम पर और क्या होता है, देखो जरा अगले स्लाइड में आ ही रहे। अब आप गौर से देखो यहां पर, अगर ये सेंट्रल रे बेस के पैरेलल होगी तो जो आपके पास R1 एंगल है और जो आपके पास R2 एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे। भाई ये पैरेलल रे है, ये बेस है, ये इतने पास ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो R1 R2 दोनों इक्वल हो गए। और R1 R2 अगर इक्वल हो गए तो आप गौर से देखो, मैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकता हूं साइन I बाय साइन R1, और यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन E बाय साइन R2। अब आप ये सोचोगे सर साइन R2 बाय साइन E क्यों नहीं लिखा? भाई साहब वो हो जाता डेंसर का के रिस्पेक्ट में रेयरर का, क्योंकि अपन इस केस में डेंसर से रेयरर जा रहे हैं। मैंने रेयरर टू डेंसर लिखा है, इसीलिए उस चीज को मैंने उल्टा कर दिया, टेंशन मत लेना। अब इसको देखो गौर से, सब इस बात को समझाते नहीं है। n सेम है, R1 और R2 सेम है, तो ऑब्वियसली यार E भी और I भी क्या होंगे, सेम, नहीं तो n सेम ही नहीं आ सकता था कभी। इसीलिए मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन में I इज इक्वल टू E हो जाता है, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है, जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m होता है अपने पास, ठीक है। और ऐसा है अगर, तो भाई आ जाओ उस कंडीशन पे। ये मेरे पास इक्वेशन थी जो मैं छोड़कर आया था कि डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। इस इक्वेशन में मैंने रख दिया I इज इक्वल टू E, तो ये हो जाएगा 2I, A इधर आ गया, डेल्टा m प्लस A इज इक्वल टू 2I, तो ये आ चुकी है आपके पास I की वैल्यू डेल्टा m प्लस A बाय 2। कहानी खत्म, I आ चुका है। याद करो म्यू इज इक्वल टू क्या था, n इज इक्वल टू क्या था, साइन I बाय साइन R1। अब क्या चाहिए, R1। अभी अपन ने एक इक्वेशन निकाली थी, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 निकाली थी। अगर A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, R2 की जगह पर भी R1 रख दो क्योंकि इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा 2R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी A बाई 2। वो इक्वेशन जो सबसे पहले निकाली थी, n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। तो भाई साहब ये हो गई I की वैल्यू, ये हो गई R1 की वैल्यू। आपके पास आ गया 1 and 2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। प्रिज्म फॉर्मूला खत्म, डेरिवेशन ओवर। चलिए अब
देखो यार, क्या थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ता है ना, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन सीबीएसई ऐसे तो सामने सामने रखेगा नहीं, बम बराबर थोड़े बहुत तो फेंकता ही है वो अपन पे। तो यार एक बम और फेंकते हैं वो अपन पे कि अगर प्रिज्म थिन होगा तो क्या होगा, मतलब कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो लेस देन 10 डिग्री हुआ तो क्या होगा। ठीक है, उस केस में हमारे पास साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अगर साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा तो क्या होगा बाबा जी, तो ये होगा भाई साहब कि अपन साइन को गायब कर देंगे, वो हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई टू, और ये हो जाएगा साइन a बाई टू की जगह पर a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 and 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई ए। और अगर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल एम की वैल्यू आपके पास यहां पर निकल कर आ रही है, डेल एम इज इक्वल्स टू 1 and 2, भाई सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, डेंसर का विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, या रेयरर का विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, वॉट एवर यू से, बट जो मीडियम 1 है वो 1, जो मीडियम 2 है वो 2, माइनस 1 इंटू ए, ये आ जाएगा आपके पास मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला। और जैसे ही ये फॉर्मूला आया आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो ये रहा आपके पास प्रिज्म की कंप्लीट कहानी एज पर दी अपडेटेड सिलेबस। तो ये आपके पास बाबा जी की तरफ से प्रिज्म खत्म हुआ। पढ़ते रहो, लड़ते रहो, मचाते रहो। लड़ना किससे है? अपने आप से, ताकि टेबल पर बैठे रहो, क्योंकि ठंड का टाइम है, कंबल ओढ़ने के बाद जो नींद आती है ना उसका मजा ही अलग होता है यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें भी वैसे ही लगता होगा। मतलब जैसे मैं यहां लड़ रहा हूं वैसे ही तुम वहां लड़ते रहो, पढ़ते रहो। डिटेल के लिए 12th प्रो पर आ जाओ, बाबा गैंग ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पर भी आपको वो मिल जाएगा। तो भाई इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हो।